स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। सो बच्चे, आज हम लोग करेंगे जो हमारी थर्ड बुक है, थर्ड बुक का फर्स्ट चैप्टर। एज़ यू ऑल नो कि हमारे जो सिलेबस में है, इस बारी जो नवंबर में पेपर होने हैं हमारे 40 मार्क्स के, उसके अंदर आपको जो थर्ड वाली बुक है उसके अंदर पहले 2 चैप्टर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, और 4th चैप्टर रेशियो एनालिसिस आ रहा है। तो फिर मैंने सोचा कि सबसे पहले मैं आपको जो भी ये चैप्टर्स हैं पहले मैं आपको ये करवा देती हूँ। सो ये हम कर रहे हैं आज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी, थर्ड बुक का फर्स्ट चैप्टर। बेसिकली बेटा इस चैप्टर में सिर्फ आपको लर्न करना है कि कौन सा आइटम कहाँ जाता है। इसमें हमारी सिर्फ बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डिस्कस किया गया है। चैप्टर का नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। कंपनी के क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं। तो आज मैंने पहले आपको बैलेंस शीट डिस्कस कराऊंगी। सो सबसे पहले है कि जब बैलेंस शीट होती है, पहले तो सेक्शन 129 ऑफ द कंपनीज एक्ट, सेक्शन 129 ऑफ द कंपनीज एक्ट कहता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं वो बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, जो हमारी बैलेंस शीट है वो स्केड्यूल 3 पार्ट 1 के थ्रू बननी चाहिए। मतलब इस एक्ट के जैसे सेक्शन 129 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 कहता है कि बैलेंस शीट कौन से स्केड्यूल के हिसाब से बनेगी, स्केड्यूल 3 पार्ट 1। अब स्केड्यूल 3 पार्ट 1 जो है वो प्रिस्क्राइब करता है कि बैलेंस शीट का ये फॉर्मेट होगा। अभी मैंने आपको सिर्फ बोर्ड पे लायबिलिटी साइड आज बता रही हूँ अभी, इसके बाद आपको एसेट साइड भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बेटा बैलेंस शीट में आता है नेम ऑफ द कंपनी, जो भी कंपनी अपनी बैलेंस शीट बना रही है। बैलेंस शीट एज एट कौन सी डेट को बना रही है, क्योंकि बैलेंस शीट का एक और नाम होता है विच इज़ नोन एज पोजिशन स्टेटमेंट। बैलेंस शीट क्या बताती है, एक फर्म की पोजीशन बताती है किसी एक पर्टिकुलर डेट पे, कि आज की डेट में एक फर्म के या किसी कंपनी के, सॉरी नॉट फर्म, कंपनी ही बोलेंगे क्योंकि हम कंपनीज एक्ट के हिसाब से कर रहे हैं कि कंपनी की क्या पोजीशन है एज रिगार्ड्स द एसेट्स एज वेल एज द लायबिलिटीज़। दैट्स वाई इट इज़ नोन एज पोजीशन स्टेटमेंट। सो सबसे पहले हमारी आती है लायबिलिटी साइड, जिसको हम बोलते हैं इक्विटी एंड लायबिलिटीज़। ये नोट नंबर होता है बेटा। नोट नंबर में हम वर्किंग नोट्स बनाते हैं कि जो भी हमारे वर्किंग नोट्स हमें अगर किसी के लिए चाहिए वो नोट नंबर होता है। देन करंट ईयर एंड द लास्ट इज़ द प्रीवियस ईयर। हमें अभी ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ये तो मैं आपको वैसे ही आपकी नॉलेज के लिए बता रही हूँ। अब मेन है बेटा कि इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ में हमारी मेजर 4 हेडिंग्स होती हैं। अगर आपने ये बैलेंस शीट अच्छी तरह कर ली, इट विल हेल्प यू इन रेशियोज़ ऑल्सो। तो इसलिए इसको ध्यान से देखो। हमारी पहले हेडिंग है इक्विटी एंड लायबिलिटीज़। इसकी सबसे पहली मेजर हेडिंग आती है बेटा शेयर होल्डर्स फंड। जो भी शेयर होल्डर का अमाउंट है वो सारा शेयर होल्डर फंड में जाता है। उसके अंदर सबसे पहले आता है शेयर कैपिटल, चाहे इक्विटी हो चाहे प्रेफरेंस हो, शेयर कैपिटल में दोनों आएंगे, ठीक है। सो हम यहाँ लिखेंगे इक्विटी एज वेल एज प्रेफरेंस, दोनों। सेकेंड इज बच्चे रिजर्व्स एंड सरप्लस। एज यू ऑल नो कि जितने भी रिजर्व्स एंड सरप्लस होते हैं दे ऑल बिलोंग टू द शेयर होल्डर्स। तो रिजर्व्स एंड सरप्लस जितने भी तरह के होंगे, वेदर इट इज़ कैपिटल रिजर्व, वेदर इट इज़ सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व, और सरप्लस, और जनरल रिजर्व, एनी रिजर्व, जितने भी रिजर्व्स होंगे वो सब किसके अंडर आएंगे, रिजर्व्स एंड सरप्लस के। नेक्स्ट इज बच्चे जो सी पॉइंट है, ये आपसे नॉर्मली वैसे पूछा नहीं जाएगा बट फिर भी आपको पता होना चाहिए। थर्ड पॉइंट इज मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। तो आपको एमसीक्यू क्वेश्चन में आ सकता है कि मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स कौन से हेड के नीचे आएगा। सो मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट इज अ पार्ट ऑफ शेयर होल्डर्स फंड। तो शेयर होल्डर फंड में 3 चीज़ें आ गई, शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस एंड मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। ये हमारी लायबिलिटी साइड की फर्स्ट हेडिंग है। सेकेंड इज बच्चे शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, कि कंपनी को पैसे तो मिल गए लोगों से, शेयर होल्डर से एप्लीकेशन मनी मिल गया लेकिन अभी तक उन्होंने शेयर्स अलॉट नहीं करे। तो ये भी कंपनी की एक लायबिलिटी होती है, बट दिस इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ शेयर होल्डर फंड। इसको आपने अलग लिखना है, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। नाउ द थर्ड हेडिंग इज नॉन करंट लायबिलिटी। बेटा नॉन करंट लायबिलिटी वो लायबिलिटीज़ होती हैं जिनको हम पे करने के लिए 1 साल से ज़्यादा टाइम लेते हैं, और करंट लायबिलिटीज़ जो हमारी 4th हेडिंग है ये वो होती है जिन लायबिलिटीज़ को हम विद इन 1 ईयर 12 मंथ्स पे ऑफ कर देते हैं। सो अब आपको नॉन करंट लायबिलिटी में हमारी 4 हेडिंग्स हैं, जिसमें से सेकंड हेडिंग हमें करने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको पूछा नहीं जाएगा। तो नॉन करंट लायबिलिटी में सबसे पहले है बेटा लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, कि कंपनी जो पैसा बोरो करती है जिसको पे बाद में करती है, 1 साल से ज़्यादा टाइम लेती है, 5 साल 10 साल लेती है, उसको हम लॉन्ग टर्म बोरिंग्स बोलते हैं। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में यही आइटम्स आते हैं, नॉर्मली डिबेंचर्स, बॉन्ड्स,
पब्लिक डिपॉजिट्स, टर्म लोन फ्रॉम बैंक्स एंड अदर पार्टीज, लॉन्ग टर्म लोन्स ले रहे हैं बैंक से या अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, तो ये सारे आ गए आपके लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में. दिस यू नीड नॉट डिस्कस. ठीक है, ये आपको डिस्कस करने की जरूरत नहीं है. डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी. अब आ गया अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, ये भी इतना नहीं आता. लास्ट है लॉन्ग टर्म प्रोविजंस. लॉन्ग टर्म प्रोविजंस में आएगा प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी एंड प्रोविजन फॉर अर्नड लीव. प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी एंड प्रोविजन फॉर अर्नड लीव, ये दोनों इंप्लॉइज के होते हैं बेटा. सो इनको हम बोलते हैं लॉन्ग टर्म प्रोविजंस. ये हो गई नॉन करंट लायबिलिटीज में. लास्ट इज योर करंट लायबिलिटी. करंट लायबिलिटी की ये मेजर 4 हेडिंग्स हैं: शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, ट्रेड पेबल्स, अदर करंट लायबिलिटीज एंड शॉर्ट टर्म प्रोविजंस. नाउ शॉर्ट टर्म बोरिंग्स में क्या क्या आता है? जो हम कुछ अमाउंट कुछ टाइम के लिए लेते हैं. जैसे मैंने आपको बताया था, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स होती हैं जिनको हम बोरो करते हैं बाद में पे करने के लिए. शॉर्ट टर्म बोरिंग्स होती हैं जिनको हम 1 ईयर के अंदर पे ऑफ कर देते हैं. तो वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके अंदर सबसे अच्छा एग्जांपल है बैंक ओवरड्राफ्ट, जिसको हम बैंक ओडी बोलते हैं. लोन्स रीपेबल ऑन डिमांड. आपने किसी से लोन लिया और उसने बोला कि जब मैं मांगूंगा पैसे वापस कर देना, उसको हम बोलते हैं लोन्स रीपेबल ऑन डिमांड. द नेक्स्ट वन इज बच्चे ट्रेड पेबल्स. ट्रेड पेबल्स में ये तो आप सबको पता है, क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल. क्रेडिटर्स सप्लायर्स होते हैं, बिल्स पेबल इज अ पार्ट ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज. ठीक है. अदर करंट लायबिलिटी, ये आपको बहुत अच्छी तरह करना है, इसको थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान से देखना बेटा. अदर करंट लायबिलिटीज़ में इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू. आपने कोई पैसा बोरो किया, उसके ऊपर इंटरेस्ट ऐड तो हो गया हो बट अभी तक ड्यू डेट नहीं आई हो. दूसरा है इंटरेस्ट एक्रूड बट ड्यू. इंटरेस्ट ऐड भी हो चुका है, उसकी ड्यू डेट भी आ गई बट आपने अभी तक पे नहीं किया. इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, पहले इनकम मिल गई, काम अभी किया नहीं, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस. अनपेड डिविडेंड या अनक्लेम्ड डिविडेंड. अगर कोई शेयर होल्डर है जिसने अभी तक कंपनी से डिविडेंड नहीं क्लेम किया या कंपनी ने डिविडेंड नहीं पे किया, वो आता है अनक्लेम्ड डिविडेंड में. कॉल्स इन एडवांस, कंपनी को किसी शेयर होल्डर ने एडवांस में पैसे दे दिए हो, उसको बोलते हैं कॉल्स इन एडवांस. देन लास्ट पॉइंट इज करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट. जैसे बेटा आपके डिबेंचर्स हैं, अगर डिबेंचर्स को हमने कंपनी ने इशू करा और बोला अपने डिबेंचर होल्डर को कि हम आपको 10 साल के बाद पैसे देंगे. जब 9th ईयर ख़त्म हो जाएगा, जब 10th ईयर शुरू हो जाएगा, तो वो डिबेंचर्स किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? अदर करंट लायबिलिटी में, क्योंकि अब डिबेंचर्स को रिडीम होने में सिर्फ 1 साल रह गया. जब इशू करे थे तब तो वो किस में आएंगे? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में आएंगे, क्योंकि वो 1 साल से 10 सालों के बाद रिडीम होने हैं. जब 9 साल पास हो जाएंगे, जब 10th ईयर शुरू हो जाएगा, तो कंपनी को पता है कि अब हमारे डिबेंचर्स को रिडीम होने में सिर्फ 1 साल रह गया. तो फिर वो लॉन्ग टर्म बोरिंग से कहाँ आ जाएंगे बेटा? अदर करंट लायबिलिटीज़ में, जिसको हम बोलते हैं करंट मैच्योरिटीज़ ऑफ लॉन्ग टर्म डेट. ये ध्यान से करना बेटा, क्योंकि ये काफ़ी इसमें से आ सकता है आपको कि अदर करंट लायबिलिटीज़ में क्या क्या आता है. एंड लास्ट इज शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, जो हम छोटे टाइम के लिए प्रोविजन बनाते हैं और जिसका ख़त्म हो जाता है, जिसका इफेक्ट ख़त्म हो जाता है. उसका बहुत अच्छा एग्जांपल है प्रोविजन फॉर टैक्स एंड प्रोविजन फॉर एक्सपेंसेस. प्रोविजन फॉर एक्सपेंसेस जैसे हमने प्रोविजन फॉर बैड डेट्स बनाया या प्रोविजन फॉर रिपेयर्स बनाया, ये सब चीज़ें हमारी क्या होती हैं? शॉर्ट टर्म होती हैं. इसको हम बोलते हैं शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में. सो दिस इज़ योर लायबिलिटी साइड. ठीक है, जो चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन करी हैं ये आपको बहुत हेल्प करेंगी जब आप MCQ क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करोगे. अब इसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं एसेट साइड. बेटा एसेट साइड, अब आप आ जाओ एसेट साइड पर. एसेट साइड में 2 ही मेजर हेडिंग्स हैं. पहली है नॉन करंट एसेट्स. नॉन करंट एसेट्स ना, नॉन करंट एसेट्स में सबसे पहली हेडिंग आती है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट. बेटा अर्लियर इट वाज, हम लिखते थे ए में फिक्स्ड एसेट्स, लेकिन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 ने फिक्स्ड एसेट को चेंज करके बोला है कि आपने क्या लिखना है? फिक्स्ड एसेट्स की जगह लिखना है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट. सो अब जो नॉन करंट एसेट में पहला है, एक तरह से वो फिक्स्ड एसेट्स ही है. फिक्स्ड एसेट्स, उनके नीचे 4 चीज़ें हैं. एक तो है टैंजिबल एसेट. आप सबको पता है टैंजिबल एसेट वो एसेट होते हैं जिनको हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं. तो वो उसके एग्जांपल है बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, फिक्सचर एट्सेट्रा. नेक्स्ट है बेटा इनटैंजिबल एसेट, जिनको हम देख नहीं सकते, जिनकी कोई फिजिकल प्रेजेंस या फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है. एग्जाम्पल गुडविल हो गया, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हो गया, माइनिंग के राइट्स हो गए, लाइसेंस मिलता है हमें, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स. ठीक है, या हमें किसी कंपनी की फ्रेंचाइजी मिली है. ये सारी चीज़ें बेटा इनटैंजिबल एसेट्स होती हैं. ठीक है. सो जिन एसेट्स को हम
फिर जिनकी एसेट्स की फिजिकल एग्जिस्टेंस है दे आर टैंजिबल, जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है दे आर इनटैंजिबल। थर्ड इज कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। जब आपका टैंजिबल एसेट अंडर कंस्ट्रक्शन होता है, मान लो हमारी बिल्डिंग बन रही है और वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो वो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस है, इट कम्स अंडर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। जैसे टैंजिबल एसेट्स अंडर कंस्ट्रक्शन होते हैं तो उनको हम कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस बोलते हैं, वैसे ही बेटा जो इनटैंजिबल एसेट्स होते हैं उनको कंस्ट्रक्शन नहीं बोलते, उनको डेवलपमेंट बोलते हैं। तो इनटैंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट, अभी एसेट्स डेवलप हो रहे हैं, जैसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है वो डेवलप हो रहा है, तो उसको भी हम किसके अंडर लिखेंगे, फिक्स्ड एसेट्स के नीचे, मतलब प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। दैट मीन्स प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के अंडर 4 हेड्स हैं, टैंजिबल एसेट्स, इनटैंजिबल एसेट्स। जब टैंजिबल एसेट्स अंडर कंस्ट्रक्शन होते हैं तो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, जब इनटैंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट होते हैं तो वो होते हैं इनटैंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट। तो अब नॉन करंट एसेट का ये पहला पॉइंट था, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। सेकंड इज बेटा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। जब हम किसी की प्रॉपर्टी में, किसी के शेयर्स में, म्यूचुअल फंड्स में, डिबेंचर्स में, किसी की पार्टनरशिप में, किसी के इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर्स में जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं जो 1 साल से ज़्यादा होती है, जो 1 साल के बाद, मतलब ये तो कई सालों तक हमारी चलेगी, इन्वेस्टमेंट चलेगी, उसको हम बोलते हैं नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। डेफर्ड टैक्स एसेट, जैसे मैंने आपको लायबिलिटी में बताया था कि डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी नहीं है, वैसे डेफर्ड टैक्स एसेट भी नहीं करना आपने। नेक्स्ट इज बच्चे लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। जब हमने किसी के पास कोई अपना पैसा एडवांस करके रखा हुआ है, कैपिटल एडवांस, या हमारा मान लो किसी के पास, किसी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के पास या टेलीफोन डिपार्टमेंट के पास हमारा कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट पड़ा हुआ है, ये सब किस में आते हैं, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस में। ठीक है बच्चे। फिर आपका आ जाता है अदर नॉन करंट एसेट। जो एसेट्स ऊपर वाले किसी भी हेडिंग में नहीं आएंगे, वो जितने भी रिमेनिंग एसेट्स होंगे दे विल कम अंडर अदर नॉन करंट एसेट्स। ठीक है, तो ये हमारा हो गया नॉन करंट एसेट्स का। उसके बाद आ गया बेटा करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में ये 6 हेडिंग्स हैं। करंट इन्वेस्टमेंट, जो मैंने आपको नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में लिखवाई हैं, सेम करंट एसेट्स में हैं, करंट इन्वेस्टमेंट्स में हैं, लेकिन यहाँ पर जो टाइम पीरियड होगा वो 1 साल से कम होगा, यहाँ पर जो टाइम पीरियड होता है वो ज़्यादा होता है। नेक्स्ट बच्चे इन्वेंट्रीज़। इन्वेंट्रीज़ बहुत ईजी है। इन्वेंट्रीज़ में रॉ मटेरियल आता है, वर्क इन प्रोग्रेस आता है, फिनिश गुड्स आते हैं। रॉ मटेरियल होता है जिस पे अभी हमने काम करना शुरू किया हो, रॉ मटेरियल, कच्चा माल जिसको हिंदी में बोलते हैं। देन वर्क इन प्रोग्रेस मीन्स वर्क हैज़ स्टार्टेड बट नॉट येट फिनिश्ड, फिनिश जो पूरा कंप्लीट बन गया हो। देन स्टोर्स एंड स्पेयर्स, लूज टूल्स एंड स्टॉक इन ट्रेड। स्टॉक इन ट्रेड होता है जो हम बेचने के लिए स्टॉक होता है, उसको हम स्टॉक इन ट्रेड बोलते हैं। नेक्स्ट बच्चे ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल में आता है डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल। जैसे हमने भी लायबिलिटीज़ में किया था, ट्रेड पेबल्स मीन्स क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल, वैसे ही ट्रेड रिसीवेबल मतलब डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल। नेक्स्ट इज बच्चे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में क्या क्या चीज़ें आती हैं, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, चेक्स और ड्राफ्ट्स इन हैंड। ये सारी चीज़ें कैश के फॉर्म में ही होती हैं, तो इसको हम बोलते हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। नेक्स्ट इज बच्चे शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। जैसे लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस है, वैसे ही शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस है। अगर हमने किसी को कोई लोन दे रखा है लेकिन वो शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम के लिए है, 1 ईयर से नीचे है, तो उसको हम बोलते हैं शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। लास्ट इज बच्चे अदर करंट एसेट्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान से रखना है, आपने याद करना है। प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस विच आर पेड इन एडवांस। एक्रूड इनकम, मतलब इनकम ड्यू हो चुकी है, आप काम कर चुके हो लेकिन अभी तक आपको पैसे नहीं मिले। एडवांस टैक्स, इंटरेस्ट एक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है, अब हमारा ये टॉपिक ख़त्म हो गया। मैंने आपको आज बैलेंस शीट बता दी है, लायबिलिटी साइड एज वेल एज दी एसेट साइड। जो चीज़ें मैंने आपको एग्जाम्पल्स की दी हैं वो आप अच्छी तरह करना, क्योंकि एमसीक्यू में आपको सिर्फ यही चीज़ें पूछी जाएंगी कि ये आइटम बताओ, इसकी मेजर सब हेड कौन सी है, या इसकी मेजर हेडिंग कौन सी है और इसकी मेजर सब हेडिंग कौन सी है। तो दिस शुड बी क्लियर टू यू। अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो हमारा रह गया है इनकम स्टेटमेंट। ठीक है, वो हम अगले क्लास में करेंगे। अभी आज के लिए सिर्फ इतना ही। ओके बच्चे, बाय बाय, टेक केयर।